हेलो एंड वेलकम टू दी एमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और कल हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था और कुछ देखे थे। एंट्रोपी जनरेशन देखी थी, एंट्रोपी क्या है और फॉर्मूलेज देखे थे। आज हम देखेंगे टीडीएस इक्वेशंस। टीडीएस इक्वेशंस क्या है? टीडीएस जैसा कि समझ में आ रहा है कि टी इज अ टेम्परेचर एंड एस इज अ एंट्रोपी। तो टीडीएस इक्वेशंस क्या होंगे हमारे, तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने देखा था कि सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, ठीक है, टीडीएस इक्वेशन। तो हमने फर्स्ट लॉ में देखा था कि dq इक्वल्स टू du प्लस pdv। यह हमने फर्स्ट लॉ में देखा था, ठीक है। And we know that for reversible process dq by t इक्वल्स टू ds। तो हमारा dq क्या हो जाएगा? TDS, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा TDS इक्वल्स टू DU प्लस PDV आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट TDS इक्वेशन। तो इसको लिख लेते हैं, इसको ये दे दिया, इसको फर्स्ट दे दिया, ठीक है। एज वी नो दैट एंथैल्पी क्या होती है हमारी? H इक्वल्स टू U प्लस PV, ठीक है। ये हमारी क्या है? एंथैल्पी। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? DH DU प्लस PDV प्लस VDP, ठीक है। अब इक्वेशन ए से देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन ए तो हमारा du प्लस pdv क्या होगा? dq। तो du प्लस pdv इक्वल्स टू dq। तो इस फॉर्मूले पुट करेंगे, dh इक्वल्स टू dq प्लस vdp, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? dq क्या होगा हमारा? dh माइनस vdp। विजिबल है ना नीचे तक? ओके। तब हम यहां से देखेंगे dq की वैल्यू क्या है हमारी? TDS। देन TDS इक्वल टू dh माइनस vdp। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पर एक पॉइंट लिख लेते हैं नोट में। नोट, बोथ इक्वेशन 1 and 2 आर एप्लीकेबल फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड irreversible process because it contains all point function, ठीक है। तो जो हमारे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, हम इनको रिवर्सिबल प्रोसेस, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे हमारी इर्रिवर्सिबल प्रोसेस हो, हम दोनों जगह दोनों फंक्शन का यूज कर सकते हैं। क्योंकि इन इक्वेशन फर्स्ट में जितने भी हमारे टर्म्स पैरामीटर्स आए हैं सारे हमारे पॉइंट फंक्शन है। इन दिस टी DDS DS DH एंड VDP, ठीक है। एंड इक्वेशन फर्स्ट TDS DU प्लस PDV, तो हमारे पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं TDS के, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रल फॉर्म ऑफ देखते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ TDS।
इंटीग्रल फॉर्म देखते हैं अब कि इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ TDS। तो यहाँ पर फर्स्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो एज वी नो दैट, अभी हमने देखा कि TDS इक्वल्स टू DU प्लस PDV, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से देखा था हमने इसको। तो हमारा DS क्या होगा, 1/T DU प्लस 1/T PDV, ठीक है। वी नो दैट DU क्या होता है हमारा, CVDT, एंड PV इक्वल्स टू RT, देन PYT क्या होगा, देन PYT R/V, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे ऊपर वाले इक्वेशन में, तो हमारा क्या होगा, DS 1/T, हाँ, तो CVDT/T प्लस PYT को क्या लिख सकते हैं, R/V dV, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे S1 से S2, यहाँ पर हो जाएगा T1 से T2, और यहाँ पर हो जाएगा V1 से V2, बिकॉज CV हमारा कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। तब हमारा क्या होगा, S2 माइनस S1, CV को कॉमन ले लेंगे, ln T2/T1 प्लस R ln V2/V1। तो यहाँ से हमारा कौन सा फर्स्ट इंटीग्रल फॉर्म आ गया एंट्रोपी का, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने थर्ड इक्वेशन ले लिया। अब हमने देखा था, एक और इक्वेशन देखा था हमने, TDS इक्वल्स टू DH माइनस VDP, ये हमने एक इक्वेशन देखा था, ठीक है। अब इसको स्मॉल h भी लिख लेते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक एंथैल्पी देख रहे हैं हम, ठीक है। तब यहाँ पर हमारा क्या होगा, DH 1/T, DS इक्वल टू 1/T DH माइनस V/T DP, ठीक है। सिमिलर इक्वेशन है, सिमिलर इसी की तरह करना है। DH हमारा क्या होता है, CPDT, एंड VYT क्या होगा हमारा, एंड VYT इक्वल्स टू R/P, ठीक है। पुट करेंगे इक्वेशन में, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। तो हमारा क्या होगा, DS CPDT/T माइनस R/P DP। इंटीग्रेट करेंगे, इसकी लिमिट रखेंगे S1 से S2, ठीक है। इसकी लिखेंगे T1 से T2, और इसकी लिखेंगे P1 से P2। तो हमारा क्या होगा, S2 माइनस S1, CP कॉमन निकल आएगा, ln T2/T1 माइनस R ln P2/P1, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा एक और इंटीग्रल फॉर्म निकल आया, या एंट्रोपी चेंज भी लिख सकते हैं उसको, बिकॉज इट इज अ पॉइंट फंक्शन, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तब हमारी हमारा सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट के बीच जो एंट्रोपी चेंज होगी वो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है DS का, हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, उसको भी हम निकालते हैं, ठीक है। उसको हम अलग से देखते हैं। एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, DS इक्वल्स टू CP dV/V प्लस CV dP/P। इस इक्वेशन को हमें प्रूफ करना है, इस इक्वेशन को हमें प्रूफ करना है। तो कैसे आए इक्वेशन, तो we know that TDS इक्वल्स टू DU प्लस PDV,
ठीक है, टी को नीचे ले आएंगे, डी यू प्लस पी बाई टी डी वी। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, डी एस सी वी टी डी सी वी डी टी प्लस पी बाई टी को क्या लिख सकते हैं, हाँ अब यहाँ पर हम एक चीज़ लिखेंगे, क्या, पी बाई टी को पहले आर वाई वी डी वी लिख देते हैं। ठीक है, आर वाई वी डी वी, देन डी एस क्या होगा हमारा, सी वी बाई वी डी टी प्लस आर को क्या लिख सकते हैं हम, सी पी माइनस सी वी डी वी बाई भी, सी पी माइनस सी वी लिख सकते हैं। ठीक है, सही है। अब कॉमन ले लेंगे, डी एस सी वी बाई वी डी टी प्लस इसको ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो सी पी बाई वी डी वी माइनस सी वी बाई वी डी वी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या, सी पी को पहले आगे ले लिया, सी पी बाई वी डी वी, ठीक है, इसको आगे ले लिया, इसके बाद सी भी कॉमन ले लिया तो हमारे क्या पास क्या बचा, वन बाई वी डी टी माइनस डी वी बाई वी, हमारे पास एक कॉमन बचा। ठीक है, ठीक है, सही जा रहे हैं, ओके। इसको लिख देते हैं डी एस, एज वी नो दैट पी वी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, हमने v को वी बाई एम लिख दिया तो ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो कि मैं एम नहीं लिख रहा हूँ, एम इसके नीचे आ गया तो ये वन बाई वी बाई एम स्पेसिफिक वॉल्यूम है हमारा, v क्या है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन है हमारा। अब इसका हम इंटीग्रेट करते हैं, पी वी आर टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट दी अबव इक्वेशन, तब क्या होगा हमारा, पी डी वी प्लस वी डी पी आर डी टी, पी वी से भाग दिया हमने पी वी से। ठीक है, तो यहाँ से पी वी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी वी बाई वी आ जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी पी बाई पी आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो जो पी वी था वो क्या था, डी टी अपॉन पी वी इक्वल्स टू आर टी, तो आर कैंसिल हो गया हमारा। तब क्या बचा, डी वी बाई वी प्लस डी पी बाई पी डी टी बाई टी। सही है, ओके। तो जो हमारा डी टी बाई एक मिस्टेक हो गई है अपन से, मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो भी सी बी बाई टी डी टी है ना, हमने यहाँ पर भी लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, टी आएगा, दिस इज आवर टी। ठीक है, एंड दिस इज आल्सो आवर टी, सी वी डी वी, ठीक है, एंड सी वी एंड दिस इज आल्सो आवर टी। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। तो हमारा डी टी बाई टी को हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, डी एस इक्वल्स टू, इसको लिख लेते हैं, क्या कुछ नहीं है अभी, इसको 2 लिख दिया और इसको 1 लिख दिया, पुट डी टी बाई टी इन इक्वेशन, put the value dt by t in
इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम डी टी बाई टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, डी एस सी वी बाई वी सी पी बाई वी डी वी प्लस सी वी डी वी बाई वी प्लस डी पी बाई पी माइनस डी वी बाई वी, ठीक है। तो डी वी और डी वी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तब क्या बचा, डी एस सी पी वी डी वी प्लस सी वी डी पी बाई पी। तो हमारे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो डी एस डी पी बाई सी पी डी वी बाई वी प्लस सी वी डी पी बाई पी, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से हमारे टीडीएस इक्वेशन, तीन तरीके के हमारे टीडीएस इक्वेशंस आ गए, ठीक है। हमने तीनों तरीके के टीडीएस इक्वेशंस देख लिए। अब हम कुछ ग्राफ और देखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन एंड आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, इन सभी के लिए हम अब ग्राफ देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से इनका ग्राफ बनता है, ठीक है। और फिर देखेंगे कंपैरिजन, देखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन में एंड कांस्टेंट प्रेशर लाइन में कंपैरिजन देखेंगे क्या है। फिर इसके बाद हम कार्नोट साइकिल देखेंगे। सबसे पहले अभी देखते हैं अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऑन टीएस कर्व, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन and constant volume line on TS curve। TS TS सबसे पहले हम देखते हैं दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक। दिस इज ए, दिस इज बी। इसको लिखते हैं आइसेंट्रोपिक compression and this one is isentropic expansion। इसको लिखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, या आइसोथर्मल लिख लेते हैं सीधा इसको, ठीक है। आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टीसी बट यहाँ पे हमारी एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट, तो एससी, ठीक है। इसको एंट्रोपी कांस्टेंट एंट्रोपी लिख दिया। तो ये क्या होगा हमारा आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है, थर्मल हीट एडिशन एंड दिस वन इज आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। अब देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन के लिए हम देखेंगे। एज वी नो दैट टीडीएस इक्वेशन क्या होता है हमारा, डी यू प्लस पी डी वी। तब कांस्टेंट वॉल्यूम भी क्या होगा हमारा 0, तब टीडीएस क्या होगा हमारा डी यू एंड टीडीएस इक्वल्स टू सी वी डी टी। तब डी टी बाई डी एस क्या होगा टी बाई सी वी, ठीक है। सेकेंड देखेंगे टीडीएस इक्वेशन डी एच माइनस वी डी पी। तो कांस्टेंट प्रेशर डी पी क्या हो जाएगा हमारा 0,
कांस्टेंट प्रेशर है ना, इस सी है कांस्टेंट सी, तो डी यू हो जाएगा हमारा 0 dV, ठीक है। तो dP क्या है हमारा 0, कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो TdS DH TdS Cp dt, तो dt बाई ds T अपॉन Cp। ये हमारी क्या है, स्लोप है, ठीक है। इनको आप लोग स्टार लगा लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारी क्या निकला है, स्लोप निकला है। बिकॉज अगर हम कोई भी कर्व पढ़ते हैं तो dt बाई ds जहाँ हम पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्लोप। तो दैट इज स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, एंड दिस वन इज स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन। हमने यहां पर देखा, यहां पर देखेंगे कि Cp, जो हमारा Cp है ना, Cp इज ग्रेटर देन टू Cv, ठीक है। Cp हमारा क्या होता है, Cv से बड़ा होता है, Cp इज ग्रेटर देन टू Cv, देन 1 अपॉन Cp इज लेस देन 1 अपॉन Cv, ठीक है। तो हमारा T अपॉन Cv, T अपॉन Cv इज आल्सो लेस देन T अपॉन Cv, Cp T अपॉन Cp इज लेस देन T अपॉन Cv, यहां से, ठीक है। तो जो हमारा स्लोप होगा, स्लोप ऑफ, तब यहां से क्या होगा, स्लोप ऑफ dt बाई ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन dt बाई ds एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो हमारा स्लोप होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमारा स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर लाइन। यहां से देख लेंगे, यहां से आप लोग समझ लीजिए कि जैसे देखो Cp हमारा क्या होता है, Cp इज ग्रेटर देन टू Cv, ठीक है। बिकॉज हमने देखा था कि Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, और Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू Cv। तो 1 अपॉन Cp क्या होगा, तो हमारा 1 अपॉन Cp कम हो जाएगा, 1 अपॉन Cv ज्यादा होगा। तो हमने टेम्परेचर का मल्टीप्लाई किया, तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तो T बाई Cp इज लेस देन T बाई Cv। तो हमारे स्लोप है, फिर यहाँ से देखेंगे T अपॉन Cp इज लेस देन दिस, इज लेस देन दिस, ठीक है। तो dt बाई ds इज कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन dt बाई ds इज कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारा जो स्लोप होगा एट कांस्टेंट प्रेशर पे, वो हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो तब हम यहां से ग्राफ से इसको देखते हैं कि ग्राफ पे किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। दिस इज आवर ts कर्व, ठीक है। लेटेस्ट से कोई बिंदु हमारे पास, दिस इज अ पॉइंट, ठीक है। तो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप क्या है, ज्यादा है, दिस इज अवर कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व एंड दिस इज अवर कांस्टेंट प्रेशर। जो स्लोप है ना, स्लोप एंड दिस वन स्लोप, ठीक है। तो जो स्लोप है कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां से हम देखते हैं, जब हम कोई भी प्रोसेस ड्रॉ करते हैं या उसका कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जो हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन होती है वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन से अबव होती है। इसका कारण हम देख चुके हैं कि जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्लोप आएगा वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर से ऑलवेज ज्यादा आएगा, तभी हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहां से हमने इसको भी देख लिया। अब आगे देखेंगे, इसको लिख लें क्या, चलो लिख लेते हैं। तो द स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम line is always greater than the slope of
कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है, ऑन टीएस कर्व, ऑन टीएस कर्व, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल आप लोगों को पता होगा कि इसमें 4 साइकिल होती हैं। ये हमारा आइडियल साइकिल है एंड इट इज आल्सो अ रिवर्सिबल साइकिल। अगर जिसको नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूँ, कार्नोट साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो जिसको हम इमेजिनरी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं और एंड आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं। रिवर्सिबल, आइसोथर्मल एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं। एंड आइसेंट्रोपिक है, इसका मतलब वो एडियाबेटिक होगा, ठीक है, तो वो एडियाबेटिक होगा। अब हमारा जो कार्नोट साइकिल है, चलो कार्नोट साइकिल देखते हैं। अब कार्नोट साइकिल, ठीक है, तो इसका हम ग्राफ पढ़ते हैं। तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनता है, टीएस, इस तरीके से हमें एक रेक्टेंगल बना देना है। इस तरीके से हमें एक रेक्टेंगल बना देना है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एंड दिस इज अवर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम उसको एरो लगा देंगे, क्योंकि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एरो लगाएंगे तो वो हमारा वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस कहलाएगी। ये हमारी क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रोसेस रिगार्डिंग टू कार्नोट साइकिल की रिकॉर्डिंग हमारी प्रोसेस क्या होगी। तो प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2 क्या होगी हमारी, प्रोसेस 1 से 2 जो हमारी एंट्रोपी है, दैट इज अवर एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है हमारी, 1 से 2 इज कांस्टेंट, S1 इक्वल्स टू S2, एंड यहाँ पे क्या है हमारी S3 equals to S4, and this temperature is our T1, T4, and this one is T2 equals to T3, ठीक है। तो हमारी एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है। हमने पहले देखा था कि कंप्रेशन के लिए एरो हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है। तो 1 से 2 प्रोसेस क्या हो जाएगी हमारी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। प्रोसेस 2 to 3 क्या हो जाएगी हमारी, 2 से 3 प्रोसेस क्या है हमारी, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है हमारा, कांस्टेंट, तो देन इट इज आइसोथर्मल। अब यहाँ पर हीट एडिशन हो रही है कि हीट रिजेक्शन हो रहा है, हमने पहले देखा था। अगर प्रोसेस 2 to 3 क्या होगी हमारी, आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है। प्रोसेस 3 to 4 क्या होगी हमारी, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एंड प्रोसेस 4 to 1 क्या होगी हमारी, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो जो हमारी कार्नोट साइकिल से जितनी भी हमारी प्रोसेस बनती हैं वो सारी रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। तो हम एक नोट लिख लेते हैं,
all process regarding to Carnot is reversible process। ठीक है, तो हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हमारा हमने एक इक्वेशन पढ़ा था ds इक्वल्स टू ds ऑफ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी प्लस dq बाई टी। अगर हमारी प्रोसेस रिवर्सिबल है तो ds इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी 0 हो जाएगा, तो हमारा ds क्या बचेगा dq बाई टी, dq इक्वल्स टू tds। हमें एक क्वेश्चन मिल गया फॉर अ कार्नोट साइकिल। अब इसकी एफिशिएंसी देखेंगे, एफिशिएंसी क्या होती है, यहाँ पे देखेंगे एफिशिएंसी देखेंगे आउटपुट बाई इनपुट। ठीक है, आउटपुट क्या होगा हमारा क्यू नेट अपॉन डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू इनपुट। डब्ल्यू नेट को क्यू नेट भी लिख सकते हैं अपॉन क्यू इनपुट। ठीक है, तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो गई क्यू नेट अपॉन क्यू इनपुट। ठीक है, कैसे आया डब्ल्यू नेट क्यू नेट मैं बताता हूँ। चूँकि हमारी एनर्जी और वर्क कांस्टेंट रहेगा, जितनी भी एनर्जी है इसमें, जितना भी हमें वर्क मिलेगा इससे रिलेटेड और जितनी हमें एनर्जी देंगे, क्योंकि हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ऑल द हीट एडिशन और रिजेक्शन, द समेशन ऑफ हीट रिजेक्शन एडिशन एंड समेशन रिजेक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू इनपुट एंड डब्ल्यू आउटपुट। तो क्यू इन प्लस क्यू आउट डब्ल्यू इन प्लस डब्ल्यू आउट। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इन प्लस क्यू इन और डब्ल्यू आउट प्लस क्यू आउट। ठीक है, तब यहाँ से हमारा क्या होगा डब्ल्यू इन माइनस या डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन क्यू इन माइनस क्यू आउट। तो ये हमारा डब्ल्यू नेट है एंड दिस इज क्यू नेट। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है कार्नोट साइकिल की, तो एफिशिएंसी निकालते हैं और देखते हैं कि क्या फॉर्मूला आएगा, किससे रिलेटेड आएगा, क्या क्या टर्म्स आएंगी, किस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्यू नेट क्या होगा हमारा Q12 Q23 Q31 एंड Q41 Q34 एंड Q41। ठीक है, एज वी नो दैट dq इक्वल्स टू TDS फॉर 1 से 2 DS 0 एंड फॉर 3 to 4 DS क्या है हमारा 0 है। तब Q1 से 2 क्या हो जाएगा 0 एंड Q34 भी 0 हो जाएगा 0 0। तो हमारे पास Q नेट क्या बचा Q23 प्लस Q41। ठीक है, हमारे पास यह बचा, तो हमारा क्या आ गया Q नेट आ गया। Q23 निकालेंगे TS 2 एंड 3। ठीक है, S2 S3 एंड दिस इज T हायर, दिस इज T हायर एंड दिस इज T लोअर। ठीक है, तो हमारी Q इस इक्वेशन से देखेंगे DQ TDS, तो हमारा Q23 क्या आएगा T हायर S3 माइनस S2। ठीक है, यहाँ से Q23 आ गया एंड सिमिलर टू दिस 4 1। ठीक है, एंड दिस इज TL, दिस इज S1 S2 S4 इक्वल्स टू S3। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा Q 4 to 1। ठीक है, 2 to 3 आया था हमारे TH, अब 4 to 1 जाएंगे, तो Q4 माइनस Q1 इक्वल्स टू क्या होगा हमारा T लोअर S1 माइनस S4।
ठीक है। तो S1 क्या है हमारा, लोअर है, तो Q41 क्या होगा हमारा, माइनस TL S4 माइनस S1। ठीक है, यहाँ से हमारा माइनस आ गया TL S4 माइनस S1। अब इन सारी वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। पुट इनटू द फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारा Q नेट क्या होगा, Q23 क्या आया, TH S3 माइनस S2 एंड Q41 क्या आया, माइनस TL S4 माइनस S1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि S1 इक्वल्स टू S2 है एंड S3 इक्वल्स टू S4 है, तब Q नेट क्या होगा, TH S4 माइनस S1 TL S4 माइनस S1। तो यहाँ से TH माइनस TL कॉमन आ जाएगा एंड S4 माइनस S1 आ जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होगी, TH माइनस TL S4 माइनस S1। जो Q इनपुट था, जो हमारा Q इनपुट था वो क्या होगा हमारा QN23, तो TH S3 माइनस S4 को क्या लिख सकते हैं, S4 माइनस S1। कैंसिल आउट कर देंगे, एफिशिएंसी निकल आएगी 1 माइनस TL अपॉन TH। तो हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ से निकल आया। तो जो हमारा कार्नोट साइकिल है, इट इज अ फंक्शन ओनली ए टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारी कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। अब इस साइकिल में हम कोई भी फ्लूइड ले लें या कुछ भी ले लें, तो वो सिर्फ टेम्परेचर का ही फिनोमेना होगा, इसमें सिर्फ टेम्परेचर को हम कैरी करके चलेंगे। इसकी एफिशिएंसी हम निकालेंगे 1 माइनस TL अपॉन TH, जो कि सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स भी लिख लेंगे। हाँ, एक और ग्राफ देख लेते हैं इसका, PV डायग्राम और देख लेते हैं इसका, फिर हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, इसके ड्रॉबैक्स देखेंगे, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। इसका PV डायग्राम भी देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। PV 1 से 2 क्या है हमारी, 1 से 2 क्या है हमारी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, दैट इज अवर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, 2 to 3 क्या है हमारी, आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसोथर्मल हीट एडिशन। ठीक है, 3 to 4 क्या है हमारी, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एंड 4 to 1 क्या है हमारी, दिस वन, 1 this one is our 1 2 3 and 4। ठीक है, 1 से 2 क्या हो गई हमारी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। हाँ, 2 to 3 क्या है हमारी, आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसोथर्मल हीट एडिशन, QN Q out, WN and W out. This point is our BDC and this point is our TDC, top dead center and bottom dead center। सॉरी, उल्टा हो गया, क्योंकि दिस इज अवर BDC, नहीं दिस इज अवर TDC, देन दिस इज अवर BDC, क्योंकि दिस इज अवर क्लियरेंस वॉल्यूम, और जितना क्लियरेंस वॉल्यूम के पास होगा हमारा पिस्टन वो हमारा क्या होगा, TDC, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी भी निकल आई। अब कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे, कुछ पॉइंट्स भी देखेंगे इसके बाद। हाँ, अगर कोई रिवर्सिबल इंजन है, अगर उसको हम सीरीज में लिखते हैं तब उसकी एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी, और अगर सीरीज में कनेक्टेड है 2 रिवर्सिबल इंजन तो उनकी जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर होगा वो इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या होगा, वैन जब हमारी एफिशिएंसी कांस्टेंट लेके चलते हैं, वैन अवर कांस्टेंट लेके चलते हैं, मतलब एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट इंजन एंड एफिशिएंसी सेकेंड इंजन की इक्वल है, तो हमारी
इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या होगा। सिमिलर जब हमारा वर्क इनपुट जब हमारा वर्क आउटपुट भी सेम होगा दोनों इंजन का, तब उसका इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या होगा। एंड और उसके बाद हम देखेंगे कि ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी। कुछ कार्नोट साइकिल के हम ड्रॉबैक्स भी देखेंगे और कुछ हम ऐसे पॉइंट्स भी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ड्रॉबैक्स है इसका कि हम कार्नोट साइकिल को हम प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि जितनी प्रोसेस हैं रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, इसलिए हम इसको इमेजिनरी मान के चलते हैं। एंड बहुत ही फास्ट प्रोसेस, अगर हमें कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल चाहिए तो हमें बहुत फास्ट प्रोसेस करनी पड़ती हैं। जैसे हमारी 1 to 2 क्या है, हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अगर हमारी कोई भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो वो एडियाबेटिक होगी, और एडियाबेटिक प्रोसेस प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही फास्ट उस प्रोसेस को कराना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, हमें कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए हर पॉइंट पे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि हमें बहुत ही स्लो प्रोसेस उसको करनी पड़ेगी, तभी हमें हर पॉइंट पे कांस्टेंट टेम्परेचर मिलेगा, जो कि बहुत ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको अचीव नहीं कर सकते। To achieve the isothermal condition, the process has to be extremely slow, whereas to achieve the adiabatic condition, the process has to be extremely fast। ठीक है, और जो all the process हमारी क्या है, मैं बता चुका हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं, जो कि अचीव करना इम्पॉसिबल है इन प्रैक्टिकल। एंड द एरिया अंडर पीवी कर्व इज हैविंग वेरी नैरो रीजन। जो मैंने अभी आपको पीवी डायग्राम में बताया है, जो हम कर्व बनाया है, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, बट जो हमें कर्व मिलता है, जो हमें रीजन मिलता है, वो बहुत ही पतला, बहुत ही छोटा रीजन होता है, और इसमें जो स्वेप्ट वॉल्यूम होगा वेरी लार्ज। इट मीन्स जो हमारा TDC एंड BDC होगा वो तो बहुत बड़ा होगा, बट जो रीजन होगा वो बहुत छोटा होगा। इसको मैं आपको विजुलाइज करके दिखाता हूँ। जैसे हमारा पीवी डायग्राम है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है, दिस इज आवर स्वेप्ट वॉल्यूम, बट जो रीजन है वो बहुत ही छोटा होगा। इस तरीके से हम बनाएंगे इसको 1 2 3 एंड 4। ये तो मैंने थोड़ा सा बड़ा भी बना दिया, लेकिन बहुत ही छोटा नैरो रीजन होगा, ठीक है, जो कि हमें मिलता ही नहीं है, इसलिए हम इसको इमेजिनरी मान के चलते हैं और इम्पॉसिबल टू अचीव इन प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, और हाँ लेकिन जो एफिशिएंसी होती है कार्नोट किसी भी रिवर्सिबल साइकिल की, तो उसमें कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। इस साइकिल के अलावा किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर सेम टेम्परेचर है, बहुत सारे कार्नोट, अगर हमारे पास बहुत सारी रिवर्सिबल साइकिल हैं और वो सेम टेम्परेचर लिमिट्स पर हमारी वर्क कर रहे हैं, अब उसमें हम फ्लूइड को चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो जो हमारी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होगी वो सभी साइकिल्स की या सभी इंजन्स की सेम होगी, अगर हम टेम्परेचर लिमिट को सेम करके चलते हैं। ठीक है, और जो रिवर्सिबल साइकिल होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, और जो इरिवर्सिबल साइकिल होगा उसकी एफिशिएंसी हमेशा कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी से ऑलवेज कम होगी। ठीक है, तो इसकी कुछ मैंने ड्रॉबैक्स भी बता दी है आपको, कुछ इसकी हमने कुछ विशेषताएं बता दी हैं कार्नोट साइकिल की। और क्या है इसमें, हाँ, तो कार्नोट साइकिल हमारा क्या है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, एंड मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन इज गिवन बाय कार्नोट। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए रिवर्सिबल इंजन, एंड इफ n नंबर ऑफ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट विथ डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड, देन द वॉल्यूम ऑफ maximum possible efficiency और ideal efficiency और Carnot efficiency is having same value। Carnot efficiency is independent of working fluid। ठीक है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, और कुछ 3 पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को लिखवा देता हूँ। अभी कुछ पॉइंट्स हैं मैं वो आपको लिखवा देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने जितना भी बोला है आप लोग उसको आराम से लिख लेना। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आए, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में लिखना ही अच्छा होता है और बाद में आपको समझ में भी आएगा। जैसा मैं लिख रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी वैसा लिखें, आप लोग अपने हिसाब से लिखें जैसा आप लोगों को समझ में आए, और रिवीजन भी आप लोग फास्ट कर सकें। कुछ पॉइंट्स हैं इंजन से रिलेटेड।
तो जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखता हूं, फॉर अ रिवर्सिबल एंड आइडियल सिचुएशन, रिवर्सिबल एंड आइडियल सिचुएशन, ठीक है। तो रिवर्सिबल और आइडियल सिचुएशन के लिए लिखेंगे तो हमारी ds dq बाई dt इंटीग्रल ऑफ dq बाई t क्या होगा हमारा, रिवर्सिबल एंड आइडियल इक्वल्स टू 0, ठीक है। पढ़ चुके हैं इसको, इनइक्वालिटी में पढ़ चुके हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाई t इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। तो फॉर ए रिवर्सिबल एंड आइडियल इक्वेशन साइक्लिक इंटीग्रल dq बाई t हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी ds यूनिवर्स क्या हो जाएगी, ds यूनिवर्स भी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। इन दिस कंडीशन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल इंजन, ठीक है। तो कार्नोट इंजन और जो हमारे एक्चुअल इंजन है, इन दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा, सेकंड पॉइंट होगा अगर हमारी प्रोसेस इरिवर्सिबल है बट प्रोसेस क्या है हमारी, पॉसिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। तब इंटीग्रल dq बाई t क्या होगा, इज लेस देन 0। तो ds यूनिवर्स भी क्या होगा हमारा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारी, हाँ मैंने बताया था ना आपको कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो ऑलवेज 0 रहेगी या फिर इंक्रीज करेगी, डिक्रीज कभी नहीं होगी, ठीक है। तो हमारी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल इंजन। थर्ड पॉइंट है इम्पॉसिबल, इफ साइकिल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इम्पॉसिबल कंडीशन में क्या होगा हमारा, dq बाई t इज ग्रेटर देन 0, इम्पॉसिबल है। ds जनरेशन, ds यूनिवर्स इज लेस देन 0, दिस इज आल्सो इम्पॉसिबल। एंड कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी इज लेस देन एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल इंजन। तो ये हमारा क्या है, इम्पॉसिबल है। ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा कार्नोट साइकिल ख़त्म होता है और हमारी एंट्रोपी भी ख़त्म होती है। इसके बाद हम देखेंगे अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी भी देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, ठीक है। सवाल लगाइए इस पर। धन्यवाद।